हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम भारत, उत्तर भारत का मैदान। तो इससे पहले अगर हम थोड़ा सा समझें तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, अगर चैप्टर नंबर 2 में बात करें हम, तो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा भारत का भौतिक विभाजन। अगर हम भारत के भौतिक विभाजन की बात करें तो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करता हूँ मैं। तो अगर उसमें हम बात करें तो हम भारत को बांटते हैं। तो अगर थोड़ा सा मैं इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए। तो अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में सबसे पहले आता है हमारा उत्तर साइड पड़ता है उत्तर भारत का, जो उत्तर भारत की श्रृंखला पड़ती है। तो नंबर 1 आ जाता है हमारे उत्तर भारत की श्रृंखला, जो पर्वतीय भाग है। उसके बाद यहाँ पे मैदानी भाग पड़ता है। फिर यहाँ पे मध्य में पड़ता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, जो कि त्रिभुजाकार है। उसके दोनों साइड में आ जाता है हमारा, दोनों साइड आ जाता है हमारा ये जो मैदान है, जो तटीय मैदान है, वो आ जाते हैं। इसके बाद द्वीप समूह आ जाते हैं और इधर साइड आ जाता है भारतीय मरुस्थल। तो इन भागों में हम बांट करके पढ़ रहे थे। तो इसका एक भाग हमारा कंप्लीट हो गया है, जो था हमारा उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत की पर्वतीय श्रृंखला। इसमें हमने हिमालय में जो कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं और कौन कौन से ग्लेशियर हिमालय में पड़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर या सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ये सभी इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो इससे पहले के 3 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहला लेक्चर था हमारा भारत के दर्रे, कि भारत में कौन कौन से दर्रे हैं। अगर दर्रों को लेकर के एग्जाम में प्रश्न की बात करें तो काफ़ी प्रश्न बनते रहते हैं। तो इससे पहले वाला लेक्चर हम दर्रे को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो उन सभी लेक्चरों को जरूर कंप्लीट कर लें और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें, जिससे कि एग्जाम के समय पर आप उसका रिवीजन कर सको। तो आज के लेक्चर में आइए चलते हैं। लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उत्तर भारत के मैदान से प्रश्न एग्जाम में पुटअप होते रहते हैं। तो बात करते हैं हम उत्तर भारत के मैदान की। अगर हम उत्तर भारत के मैदान की बात करें तो उत्तर भारत का जो मैदान है, वो मैदान 3 नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो उत्तर भारत का जो मैदान है हमारा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। तो ये कौन सी मिट्टी के द्वारा बना हुआ है मैदान? जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बना हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, पहले ये जो गोंडवाना लैंड का इतना हिस्सा था हमारा भारत, और ये था अंगारा लैंड, जो यूरेशियन प्लेट से थी। ये दोनों जब प्लेटें टकराई थी तो यहाँ पे एक भ्रंश पड़ गया था। हिमालय बनने से पहले ये दोनों अलग अलग थी, लेकिन जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो आज यहाँ पे उत्तर भारत का मैदान दिखाई देता है। वहाँ पे बहुत गहरा एक भ्रंश, बहुत गहरी एक खाई पड़ गई थी। इस खाई को लगातार इधर से उत्तर से बहने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु ने इसको लाए हुए, जो अपने द्वारा साथ बहाकर लाई गई जो निक्षेप है, उसके द्वारा भरा। और आज जो स्वरूप दिखाई देता है वो इन्हीं नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। ये उत्तर भारत का जो पूरा मैदान है इन्हीं नदियों, और साथ ही साथ इधर साइड से चंबल, केन, बेतवा, इसकी सहायक नदियों के द्वारा भी काट काट करके जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप यहाँ पर पूरे जो भी भ्रंश था उसको भर दिया। और इस समय पे यहाँ पे क्या बना हुआ है? उत्तर भारत का मैदान है। तो आप अगर इससे समझें तो यहाँ पे पहले क्या था? बहुत गहरा एक भ्रंश था, उसको भर दिया गया, और यहाँ पे क्या है? मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप आ गया है। तो यही क्या है? हमारा उत्तर भारत का मैदान है। तो अगर इसकी बात करें ये पश्चिम में कहाँ से फैला है, तो इस पश्चिम में सिंध नदी से लेकर के और पूरब में कहाँ तक चला जाता है? पूरब में असम तक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी तक। अगर यहाँ पे बात करें तो पश्चिम में ये किसके द्वारा बनाया गया? सिंध और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। और मध्य में किसके द्वारा? गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। और पूरब में जो मैदान बना है, जो पूरब में इसका निर्माण है, वो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन पूरब में इसकी चौड़ाई संकीर्ण पतली होती गई है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। तो इस मैदान को पूरब से पश्चिम में अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। लेकिन अगर इसकी हम लंबाई की बात करें
तो लंबाई इसकी 3200 किलोमीटर है पश्चिम से पूर्व तक, और चौड़ाई कितनी है 150 से लगभग 300 किलोमीटर है। अगर इस मैदान में जलोढ़ निक्षेप जो मिट्टी भरी हुई है, जलोढ़ मृदा का बना हुआ है ये मैदान, अगर हम उसकी बात करें तो जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। कितनी गहराई तक यहाँ पे जलोढ़ निक्षेप भरा हुआ है। ये दृश्य आप देख सकते हो, ये है हमारा उत्तर भारत का मैदान। यहाँ पे अगर जनसंख्या की बातें करें तो यहाँ पे कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है सभी मृदाओं में, तो इसलिए यहाँ पे सघन जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पे क्या है, भूमिगत जल की मात्रा भी अधिक है, तो इसलिए यहाँ पे रहने योग्य कंडीशन थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक निवास करती है उत्तर भारत के मैदान में। अब अगर हम उत्तर भारत के मैदान को विभाजित करें तो हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं इसको। कितने भागों में बांट रखा है हमने? 3 भागों में। तो भौतिक आकृति और भिन्नता के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग आता है हमारा भावर। पहला भाग क्या है? भावर। तो इसमें हम जानेंगे भावर क्या होता है, तराई क्षेत्र क्या होता है और जलोढ़ क्या होता है, ठीक है ना। तो 3 भागों में बांट रखा है, भावर, तराई और जलोढ़। तो ये देखो इस चित्र में आप देख सकते हो, ये पूरा भौतिक विभाजन है। देखो ऊपर क्या है, उत्तर पर्वतीय श्रृंखला है, उसके बाद मैदान आ जाता है, इधर ये दक्षिण का पठार, ये तटीय मैदान है, और ये क्या है, थार का मरुस्थल है। ये भारत का भौतिक विभाजन का मैप लगा रखा है हमने। अगर भावर मैदान की बात करूं तो भावर देखो किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम। तो भावर की अगर बात करें तो भारत में शिवालिक श्रेणी के समांतर पहली समतल मैदान को, जो पतली, भारत में शिवालिक श्रेणी के समांतर समतल मैदान को भावर कहा जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए, इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर यहाँ से उत्तर से हम स्टार्ट करें इधर साइड से, तो अगर हम पूर्व से पश्चिम तक देखें तो यहाँ पे कौन सी श्रृंखला पाई जाती है? हमारी साइड शिवालिक श्रेणी। और शिवालिक श्रेणी के जस्ट हम दक्षिण की ओर चलेंगे तो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, और यहाँ पे नदियों ने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को काट काट करके यहाँ पे डाल दिया है। तो ये लगभग इसकी तलहटी में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में पूर्व से पश्चिम तक, पश्चिम से पूर्व तक ये क्या फैला हुआ है? भावर। भावर के बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद आ जाता है हमारा तराई क्षेत्र। यहाँ पे नदियाँ क्या है, दिखाई देने लगती हैं। और अगर हम तराई की बात करें तो तराई के बाद फिर क्या आ जाता है? हमारा जलोढ़ निक्षेप। और जलोढ़ को हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो पुरानी जलोढ़ और एक नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ है उसको किस नाम से जाना जाता है? बांगर। और जो नई जलोढ़ है उसको क्या बोला जाता है? खादर। तो इस प्रकार इसका क्रम रहने वाला है। तो अब देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम भावर की बात करें तो देखो ये कहाँ से कहाँ तक कैसे फैला हुआ है। भारत में शिवालिक क्षेत्र के समांतर ये पतली समतल मैदान की एक पट्टी है, उसे क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। यह शिवालिक के समांतर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिकाओं के रूप में फैला हुआ है। यहाँ पे क्या है, मोटे पत्थर पाए जाते हैं इस प्रकार के। जब भी आप पर्वतीय क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पे नदियों के द्वारा काट काट करके ऐसे पत्थर लाए गए हैं, और ये मोटे यहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं। अब मोटे पत्थर पाए जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, नदियों का जो थोड़ा थोड़ा जल है वो इनके नीचे जो खाली स्थान है उसमें होकर के बहता है, और नदियाँ क्या है यहाँ पे विलीन हो जाती हैं। तो यही प्रश्न पूछता रहता है कि किस क्षेत्र में नदियाँ अपने आप को विलीन कर लेती हैं या किस क्षेत्र में नदियाँ विलीन हो जाती हैं। तो यहाँ पर भावर वाले क्षेत्र में नदियों की जो छोटी छोटी धाराएं हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है, कंकर और बजरी की अधिकता के कारण यहाँ छोटी छोटी नदियाँ विलीन हो जाती हैं। इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम होती गई है। इसके बाद आ जाता है हमारा तराई मैदान। अब भावर के दक्षिण में ही पड़ता है तराई का मैदान। भावर के, ये भावर है हमारा, ये शिवालिक श्रेणी, भावर के बाद क्या पड़ता है हमारा? तराई। ये क्या गया? तराई। तो तराई की अगर चौड़ाई की बात करें तो जो भावर है, भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ी दलदली पट्टी पाई जाती है। 15 से 30 किलोमीटर की क्या है, एक दलदली पट्टी पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम? तराई क्षेत्र बोलते हैं। अब तराई से आपको देखा होगा यहाँ पे पानी और दलदली भूमि ज़्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पे जनसंख्या थोड़ी सी कम भी निवास करती है। तो यहाँ नदियाँ पुनः
प्रकट हो जाती है। यहाँ पे जो कंकड़ों में नदियाँ नहीं दिखाई दे रही थी, अब यहाँ पे क्या है, नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती हैं और यहाँ पे नदियाँ एक धारा के रूप में फिर से दिखाई देने लगती हैं और एक दलदली भूमि का निर्माण होता है। यहाँ पे कैसी भूमि रहती है, दलदली भूमि। अब यहाँ पे पानी की अधिकता रहती है तराई क्षेत्र में, ठीक है ना। अब तराई क्षेत्र में जब पानी की अधिकता रहती है तो यहाँ पे बड़ी बड़ी घास और घने जंगलों से ये ढका हुआ प्रदेश रहता है। यहाँ पर अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ पे कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा रहता है और घने जंगल हैं यहाँ पर, और खेती करने के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी भूमि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भूमि अधिकतर दलदली है और अधिकतर पानी से घिरी हुई है भूमि। अगर आगे बात करें थोड़ा सा, तो अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ ऊंची घास और घने जंगलों से ये क्षेत्र ढका रहता है। तो इसके बाद आ गया तराई। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लो, ये मैप लगा रखा है। तो अगर ये देखो, ये पर्वतीय श्रृंखला है, पर्वतीय श्रृंखला के पास में ही पड़ेगा यहाँ पे भाबर। भाबर के बाद क्या पड़ेगा, तराई। अब तराई के बाद क्या आएगा, जलोढ़ का निक्षेप। अब जलोढ़ को भी दो भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे आगे। तो देखो अगर हम जलोढ़ की बात करें तो देखो एक फिर मैप लगा रखा है मैंने। जलोढ़ को क्या कहा जाता है, अगर हम जलोढ़ की बात करें तो तराई क्षेत्र में दक्षिण में, तराई क्षेत्र के दक्षिण में फैला हुआ है ये। पहले भाबर, भाबर के दक्षिण में तराई, तराई के दक्षिण में क्या है, जलोढ़। तो ये कहाँ पे फैला हुआ है, तराई के दक्षिण में फैला हुआ है। यह है मैदान जो पुराने और नए जलोढ़ से बना हुआ है। तो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, लेकिन जलोढ़ मृदा कैसी है, यहाँ पे पुरानी और नई दो प्रकार की मृदा है। नई और पुरानी का मतलब क्या है कि ये कोई धारा है, ये नदी है। नदी के पास वाला जितना इलाका है जहाँ बाढ़ से जो ग्रसित रहता है, वहाँ पे क्या है, हर बार क्या होता है, नवीन मिट्टी की परत चढ़ती जाती है। तो इसको क्या बोला जाता है, नवीन मृदा। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कभी बाढ़ नहीं आती, जो गंगा नदी या जो जिस नदी से दूर है, तो उस नदी को क्या बोला जाता है, वहाँ पे बोला जाता है पुरानी जलोढ़। अब देखो जलोढ़ को दो भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर। बांगर क्या होती है, पुरानी जलोढ़, और नई जलोढ़ क्या है, नई जलोढ़ को क्या बोला जाता है, खादर। तो बांगर खादर को और इस चित्र के द्वारा हम समझते हैं। देखो अब ये रहा हमारा हिमालय। इस चित्र में आप देखिए, ये जो मैंने चित्र लगा रखा है साइड में, ये रहा देखो हिमालय। हिमालय के बाद जस्ट देखो यहाँ पे ये कंकड़ कंकड़ पाए जा रहे हैं, ये कंकरीली मिट्टी है, मोटे मोटे कंकड़। तो इसको क्या बोला जाता है, भाबर। यहाँ पे नदियाँ विलीन हो जाती हैं। इसके बाद क्या आ जाता है हमारा तराई वाला क्षेत्र। यहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाती है, कम जनसंख्या निवास करती है, मच्छरों का ज़्यादा प्रकोप रहता है। इसके बाद आ जाता है, इसी के पास आ जाता है बांगर, जहाँ पे पहले कभी नदियों, ये मिट्टी तो नदियों ही द्वारा लाई गई है सभी, ब्रह्मपुत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। लेकिन ये जो बांगर वाला भाग है, अब यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। खादर क्या है, जहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और नई मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हम इन दोनों मिट्टी में बात करें तो जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी हो जाती है हमारी खादर। खादर क्या होता है, किसी भी नदी के पास का स्थान जहाँ पे क्या होता है, बाढ़ हर साल आती है। अगर हम बांगर की बात करें तो देखो बांगर क्या है, बांगर के बारे में जानते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। गंगा के मैदान में जहाँ नदियाँ पुरानी मिट्टी के ऊंचे ऊंचे मैदान बन गए हैं, गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे ऊंचे मैदान बन गए हैं, यहाँ नदियों की बाढ़ जो जल नहीं पहुँचाती, इसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, इसको क्या बोलते हैं, बांगर। खादर वाला इलाका थोड़ा सा ही होता है, कुछ 1 किलोमीटर में ही, लेकिन सर्वाधिक किसी घाटी में, किसी नदी घाटी में बांगर ही ज़्यादा पाया जाता है। तो इस मृदा में अगर बात करें तो चूने के निक्षेप पाए जाते हैं, साथ ही साथ छोटे मोटे कंकड़ भी पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंक्रीट और बलुई सी मिट्टी पाई जाती है और कंकड़ पत्थर निकलते हैं, इसमें छोटे छोटे कंकड़ निकलते हैं, भावर से बहुत छोटे। अगर बात करें, ये प्रश्न कई बार पुटअप किया गया, यह खादर की अपेक्षा बहुत कम उपजाऊ होती है। तो खादर और बांगर में पूछा जाए सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी है, जलोढ़। जलोढ़ को दो भागों में बांट रखा है हमने, बांगर और खादर। तो खादर जो है इसकी अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है, बांगर खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ हो, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट खादर। देखो एक मैप और लगा रखा है हमने, बढ़िया, इसको और समझिए आप। ये हिमालय है, हिमालय की तलहटी में देखो यहाँ पे क्या पाया जाता है, बांगर। बांगर के बाद देखो ये पानी सा दर्शाया, ये तराई क्षेत्र है। तराई के बाद ये क्या है, ये देखो एक नदी गई है और नदी के दोनों साइड का जो एरिया है ये क्या है, खादर, और नदी से दूर जो है ये क्या है, बांगर। तो बांगर खादर समझ गए। सर्वाधिक उपजाऊ क्या होता है, खादर होता है। अगर खादर की बात करें तो खादर क्या होता है,
यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, यहाँ नई मिट्टी की परत जमा होती है, उसे खादर कहते हैं। खादर मिट्टी की नवीन जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जो खादर मिट्टी है उसको किस नाम से जानते हैं? नवीन जलोढ़ से। यह मिट्टी खेती के लिए बहुत आदर्श मानी जाती है। तो पूछता रहता है सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी है, ये प्रश्न कई बार पूछता है। तो सर्वाधिक कौन सी लगानी है आपको? खादर लगानी है, ठीक है ना। जलोढ़ दिया हो तब भी, तो खादर ही क्या है? जलोढ़ का एक प्रकार है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ गन्ना की खेती की जाती है। तो इस मिट्टी की बात करें तो ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जो खादर मिट्टी है। यहाँ पे थोड़ा सा और समझे हम, तो गन्ना और गेहूं की खेती यहाँ पे अच्छी होती है। आपने देखा होगा जब भी आप गंगा या गंगा के आसपास जो क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पे गन्ना की खेती अच्छी की जाती है, और गेहूं की हर फसल अच्छी होती है यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम, जो मैदान है उत्तर भारत के मैदान को नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उसके आधार पर और बांट देते हैं, ठीक है ना। तो उसके आधार पर देखो यहाँ पे बांटते हैं हम, ये थोड़ा समझ लीजिए। पंजाब और हरियाणा का मैदान, उत्तरी भाग और गंगा का मध्य मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब जो पंजाब वाला और हरियाणा वाला जो मैदान है वो किसके द्वारा? सतलज और उसकी कुछ सहायक नदियाँ, इनके द्वारा बनाया गया है, पांचों नदियों के द्वारा, जो ब्यास, रावी, झेलम, सतलज, इसके द्वारा पांचों नदियाँ बहती हैं, उसके द्वारा बनाया गया है। जो ऊपरी गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान, ये गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, जो भी गंगा की सहायक नदियाँ उसके द्वारा बनाया गया है। और जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। और गंगा का जो निम्न मैदान है, यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मिलती हैं, तो यहाँ पे क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के द्वारा बनाया गया, और यहाँ पे क्या है? डेल्टा पाया जाता है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने उत्तर भारत का जो मैदान है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से प्रश्न की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, मिट्टी को भी लेकर के बनते रहते हैं, और खादर और बांगर, यहाँ से कई प्रकार से प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पुटअप होते रहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जो पूरा लेक्चर है वो उत्तर भारत का मैदान किस किस प्रकार फैला हुआ है, कैसे बना है, इससे पहले यहाँ पे क्या था, आज चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इससे आगे हम बात करेंगे प्रायद्वीपी पठार। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।